हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं रोहित स्टडी पॉइंट में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी करंट अफेयर की अगली क्लास। और इस क्लास में हम पढ़ेंगे मई महीने के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिन साथियों ने इससे पहले की 3 क्लासें नहीं देखी हैं तो वो देख लीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट पढ़ाए हैं विद फैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और क्लास शुरू करने से पहले जो हमारे साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे साथियों तो लाइक भी करना, अपने बाकी दोस्तों में शेयर भी करना, क्योंकि अब ये सीरीज हमारी रुकने वाली नहीं है। डेली क्लास आपको मिलेगी करंट अफेयर की और सारे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन मैं पढ़ाने वाला हूं आज की क्लास में। तो क्लास को पूरा देखना है, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। और सारे के सारे फैक्ट भी आपको पढ़ने हैं, क्योंकि आजकल जो प्रश्न बनते हैं वो ऊपर ऊपर क्वेश्चन से नहीं, अंदर से फैक्ट के द्वारा बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले डेली 8 बजे आपकी क्लास होगी करंट अफेयर की। और उसके अलावा साथियों एक खुशखबरी मैं और आपको दे दूं कि जल्दी ही जो हमारी क्लास मैथमेटिक्स की, यानी कि आज से 8 बजे तो क्लास होगी आपकी करंट अफेयर की, आपको डेली मिला करेगी 8 AM पर। और उसके अलावा 10 AM पर आपको क्लास मिली करेगी मैथमेटिक्स की, यानी कि मैथ्स की क्लास आज से हम शुरू करने वाले हैं। उसमें जल्दी ही हम और DI भी शुरू करेंगे। तो जो साथी यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करते हैं, चाहे वो पेट का एग्जाम हो चाहे यूपी ट्रिपल एससी का हो, तो उन सब में DI पूछा जाता है आप लोगों से। तो DI भी क्लास हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स के साथ में। तो सभी साथी सुबह 8 बजे करंट अफेयर पढ़ो आप लोग और 10 बजे मैथमेटिक्स और DI पढ़ो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास आज की हम। बस एक काम किया करना आप लोग, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना आप लोगों को, और बाकी अपने मित्रों में शेयर भी करना है। और जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हैं सब में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ करंट अफेयर का और मैथमेटिक्स का। तो चलिए आज की क्लास का जो हमारा पहला सवाल है, देखते हैं क्या है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन देखिए आप लोगों का, अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो 30 मई को मनाते हैं। और आलू जानते हो आप लोग, आलू के बिना कोई सब्जी बनेगी नहीं। आलू गोभी बनाओ, आलू बैंगन बनाओ, आलू टमाटर बनाओ, है ना। तो आलू दिवस याद रखो, 30 मई को हम मनाते हैं। और इस दिन को मनाने की जो स्वीकृति मिली थी संयुक्त राष्ट्रीय महासभा द्वारा, दिसंबर 2023 को मिली थी। मुख्य लक्ष्य क्या है? कुपोषण को दूर करना है और वैश्विक खाद्य सुरक्षा में इस फसल का योगदान को बढ़ाना है। और यह दुनिया की सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली फसल है, आप जानते हो। और विश्व में स्थान की बात करें, चाइना पहले नंबर पर है और भारत दूसरे नंबर पर है। अगर भारत में राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश है, यानी कि पूरे भारत के अंदर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आलू का उत्पादन होता है। अगर विश्व की जहां तक बात करें, पहले नंबर पर चाइना है और सेकंड नंबर पर यानी कि हम भारत है। तो चलिए सारे फैक्ट याद रखना आप लोग, खास करके आलू दिवस कब मनाते हैं? 30 मई को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उल्लास पहल के अंतर्गत हाल ही में किस राज्य ने देश के 5वें पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त किया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, और इसे याद रखना, आने वाले किसी भी एग्जाम में यह सवाल आ सकता है कि 5वें पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा किसको मिला है? तो वो मिला है साथियों सिक्किम को। किसको मिला है? सिक्किम को। तो याद रखिएगा आप लोग, इसका अनाउंसमेंट हुआ है 27 मई 2026 को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। राज्य ने साक्षरता के क्षेत्र में 99.82% की रिकॉर्ड साक्षरता दर्ज कराई है। जो मानक है ना आपका, मानक कितना है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा? 95%, यानी उससे भी कम से कम 4% से ज्यादा। तो याद रखना। इससे पहले देखिए, अगर बात करें पूर्ण साक्षरता राज्यों की सूची में, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और अब हिमाचल प्रदेश के बाद में सिक्किम 5वां राज्य बन गया है। कौन सा बन गया है? तो 5वां राज्य बन चुका है, इसलिए क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्ण साक्षरता में नहीं शामिल है? तो मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और अब हो चुका है सिक्किम। सब याद रखना। और उल्लास का पूर्ण नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और हिंदी में इसको बोलेंगे नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन क्या है? आगामी 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने के लिए सेफडी मिशन के रूप में किसको चुना गया है? देखिए सेफडी मिशन के रूप में किनको चुना गया है? तो उनका नाम है रोहित राजपाल। क्या नाम है उनका? रोहित राजपाल। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। जान लेते हैं हम लोग। तो नाम तो ये हो गया। ग्लासगो में ये होने वाली है प्रतियोगिता। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका कि आगामी जो ये चीज मतलब ये जो होने वाले हैं खेल, कौन से राष्ट्रमंडल खेल कहां पर होने वाले हैं? तो ग्लासगो में होने वाले। आयोजन इनका रहेगा 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक। रोहित राजपाल वर्तमान में डेविस कप टीम के कप्तान होने के साथ साथ आईओए का मतलब होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की कार्यकारी समिति के ये क्या है? अहम सदस्य भी हैं। और इस आयोजन के लिए रवि बेंगानी
को डिप्टी सेफ्टी मिशन की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा 2 पॉइंट आपको और याद रखने हैं कि भारतीय टीम के सुचारू संचालक हेतु वंदना राव और राहुल स्वामी को जनरल टीम मैनेजर नियुक्त किया गया है। और इन खेलों में आईओए प्रमुख पीटी उषा और महान मुक्केबाज मैरी कॉम भी भारत के शीर्ष मंत्रिमंडल में या खेल के जो वो चीजें हैं उसमें शामिल ये हो जाएंगी। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश के रक्षा बलों ने हाल ही में और सैनिक नामक एक नई हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो वो क्या है? रूस ने। किसने किया है? रूस ने ही काम किया है। तो देश रूस हो गया। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसकी गति है, जो मैक 10 यानी कि ध्वनि की गति से 10 गुना अधिक है। अब समझ सकते हो आप लोग कि क्या स्पीड इसकी रहेगी, जो ध्वनि की गति से भी कितनी है? 10 गुना ज्यादा है। और यह मिसाइल लगभग 12,300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसमान में उड़ान भरने में सक्षम है। और मार क्षमता के मामले में यह खतरनाक हथियार 1000 से लेकर 5500 किलोमीटर की दूरी तक सटीक निशाना भी साध सकती है। तो कितनी खतरनाक मिसाइल है ये आप समझ सकते हो। इसमें उन्नत MIRV तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे एक ही बार में कई अलग अलग ठिकानों को नष्ट कर सकते हैं। और हाल ही में रूसी सेना द्वारा यूक्रेन, अभी आप जानते हैं कि यूक्रेन का रूस से युद्ध हुआ था, तो उसमें भी इसका प्रयोग किया गया था, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, एशिया प्रांत एपेक क्षेत्र के अंतर्गत सक्रिय डेटा सेंटर क्षमता के सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक क्या है? देखिए भारत इसमें है दूसरे स्थान पर। अगर हम बात करें तो भारत अब एशिया प्रांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। वर्तमान समय में देश की कुल सक्रिय डेटा सेंटर क्षमता 1.6 गीगावाट के स्तर को छू चुकी है। और इस क्षेत्र में वृद्धि का सबसे बड़ा कारण क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI यानी कि वर्कलोड का तेजी से बढ़ना है। तो इस कारण से हम सेकंड नंबर पे आ चुके हैं। और लगातार बढ़ती डिजिटल मांग के परिणाम स्वरूप भारत में डेटा सेंटर की रिक्त दर गिरकर कितनी हो गई है? 12.9% रह गई है। तो बस क्वेश्चन तुम ज्यादातर याद रखना कि एशिया प्रांत के अंतर्गत डेटा संचार में हमारी रैंक कितनी है? तो 3 है। प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर पूर्ण लगाम कसने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट जीरो नामक विशेष पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो प्रोजेक्ट जीरो किसने शुरू किया है? तो ये क्या है बच्चों? केरल ने। किसने किया है? ये केरल ने किया है। तो केरल सरकार ने जीरो प्रोजेक्ट अभियान शुरू किया है और इसका अनाउंसमेंट राज्य के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने किया है। योजना का उद्देश्य क्या है? नागरिकों को बिना किसी रिश्वत के पारदर्शी और सुगम सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना है। जैसे कि आप देखते होंगे कि सरकारी सेवाएं आती हैं तो उसमें क्या होता है, आदि तो स्कीम का जो पैसा होता है वो बीच में खत्म हो जाता है। जो गरीब लोग होते हैं उन तक पहुंचते पहुंचते वो आधी चीजें खत्म हो जाती है, उसको पारदर्शिता से उन तक पहुंचाना है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य में शून्य सहनशीलता की नीति को जमीनी स्तर पर लागू करना है, इसका लक्ष्य रहेगा आपका। और जानकारी देने वाले को 5,000 रुपए का नगद इनाम भी मिलेगा। यानी कि अगर कहीं पर किसी का हक मारा जाता है, भ्रष्टाचार होता है, तो अगर कोई वीडियोग्राफी के द्वारा या सबूत पेश करता है तो उसको 5,000 रुपए नगद इनाम भी दिया जाएगा। चलिए आगे। देश के प्रथम राष्ट्रीय AI और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन की मेजबानी हाल ही में किस शहर ने की है? तो ये की है देखिए आपका बेंगलुरु ने। किसने की है? बेंगलुरु ने। तो याद रखना बेंगलुरु ने की है। और कब हुआ है इसका आयोजन? 27 मई 2026 को। और इसे बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड द्वारा इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी ने संयुक्त रूप से किया है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? शहरी क्षेत्रों में पानी के संरक्षण और वितरण में AI और IoT जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का समावेशन करना है। तो IoT, AI ये सब कंप्यूटर आप जानते हो, यूपिटर प्लस सी वाले अच्छे से जानते होंगे। IoT और क्या नाम है इसका? AI, वहां तो अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखिए देश में पहली चीजें भी कुछ याद रख लेना आप लोग। जैसे पूछ लेंगे भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली शटल बस सेवा नई दिल्ली में। भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्टलेस कछुआ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड तो है आपका थुथकुडी तमिलनाडु में। भारत की पहली व्यापक अर्बन टेस्ट बेड और आपकी एरोसेल वेधशाला ये चेन्नई तमिलनाडु में। भारत की पहली प्रमुख वाणिज्य मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले फैक्ट्री धोलेरा गुजरात में। भारत की पहली उन्नत 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई उड़ीसा में। भारत की पहली चालक रहित पोर्ट टैक्सी परियोजना महाराष्ट्र में। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफल ट्रायल हरियाणा में हुआ है। भारत का पहला जाति मुक्त गांव, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसको अच्छे से पढ़ लेना। भारत का पहला जाति मुक्त गांव है सोंदाला और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बच्चों महाराष्ट्र में। भारत का पहला गो संस्कृति संग्रहालय है मथुरा में बनाया जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं,
और खास करके उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए। हालिया राजनीतिक घटनाक्रम के बाद कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने अभी? तो कर्नाटक के नए सीएम किसको बनाया गया है? तो डीके शिव कुमार, ये बने हैं कर्नाटक के नए सीएम डीके शिव कुमार। तो अगर इनके बारे में बात कर लें तो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 28 मई 2026 को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था और उनके त्यागपत्र देने के बाद जो वहां के सीएम बनाए हैं शिव कुमार जी बनाए हैं। यह अहम निर्णय बेंगलुरु में आयोजित एक उच्च स्तरीय कैबिनेट बैठक के बाद लिया गया। नए मुख्यमंत्री के रूप में डीके शिव कुमार शपथ लेंगे और इस शपथ समारोह कब हुआ था? 1 जून 2026 को। इससे पूर्व सिद्धरमैया दो अलग अलग कार्यकालों में 2013 और 23 में राज्य की बागडोर संभाल चुके, यानी कि 2 बार ये सीएम बन चुके थे सिद्धरमैया, जिन्होंने त्यागपत्र दिया है। एक बार 2013 में बने थे और एक बार 2023 में बने थे। अब कौन बने हैं? शिव कुमार। ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत को एशियाई खेलों की निशानेबाजी प्रतियोगिता में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक दिलाने वाले किस महान शूटर का हाल ही में निधन हो गया है? तो उनका नाम है, देखिए, रणधीर सिंह। क्या नाम है उनका? रणधीर सिंह। तो साथियों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, जानकारी आपको करंट अफेयर सही लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। नाम इनका रणधीर सिंह है। 79 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है और खेलों में उनकी कैरियर बेहद शानदार रहा। वे 1968 से 1984 के बीच में 5 बार ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके थे। उन्होंने 1978 के एशियाई खेलों में ट्रैप शूटिंग स्पर्धा के अंतर्गत देश के लिए ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता था। भारत सरकार ने उन्हें 1979 में अर्जुन पुरस्कार और 2004 में पद्मश्री से नवाजा था। तो इसलिए ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एक प्रशासक के तौर पर उन्होंने 1927 से लेकर 2012 तक भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA के महासचिव का पदभार संभाला और वे साल 2024 में ओलंपिक काउंसिलिंग ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले भारत के पहले नागरिक भी बने थे। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो नाम याद रखना इनका, रणधीर सिंह नाम है। ठीक है, चलो। उसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट मैं बता दूं आपको निधन जो हाल ही में हुए, जैसे कि ऑस्कर स्मिथ हैं, ये बास्केटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी थे। आशा भोसले की बात करें तो जानते हो दिग्गज पार्श्व गायिका थी। चक नॉरिस मार्शल आर्ट्स में ग्रैंड मास्टर थे। देवेंद्र सिंह गर्चा भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे। के शेखर की बात करें तो भारत की पहली 3D फिल्म माई डियर कुट्टी चथन 1984 में। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी साहित्यकार थे, ज्ञानपीठ भी इनको मिला था। शिवराज पाटिल ये पूर्व गृह मंत्री थे। और बात करें स्वराज कौशल, ये मिजोरम राज्य के पूर्व राज्यपाल थे। ये कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं जिनका निधन हुआ है, इन्हें भी आप लोग रिवाइज कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2030 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में आधिकारिक रूप से किस नए भारतीय खेल को जगह दी गई है? तो देखिए अब एक नया खेल जुड़ने वाला है राष्ट्रमंडल खेलों में और उसका नाम क्या होगा? योगासन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? योगासन। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है, ध्यान रखना। तो खेल का नाम योगासन होगा और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने अहमदाबाद में वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप के शुभारंभ में इस बात की पुष्टि भी की है। राष्ट्रमंडल खेलों में इसे पारंपरिक योग, कलात्मक योग और परफॉर्मेंस जैसी विभिन्न प्रतिस्पर्धा श्रेणियों में शामिल किया जाएगा। भारत सरकार ने इसके अतिरिक्त कबड्डी को, खो खो को और मलखंब जैसे अन्य स्वदेशी खेलों को भी इसमें शामिल करने पर विचार किया है। इसके अलावा देखें प्रथम वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप का आयोजन 4 से 8 जून अहमदाबाद में हुआ था। और ये क्वेश्चन देखिए इंपोर्टेंट रहेगा आपका कि 2030 के राष्ट्रमंडल खेल कहां पर होने वाले हैं? भारत में। और भारत में ये कहां पर होंगे? तो साथियों भारत में अहमदाबाद में, गुजरात में होने वाले हैं। तो इसलिए भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। आगे देखिए हाल ही में संपन्न हुई एशियाई अंडर 23 यानी कि 23 कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय जोड़ी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? तो वो जोड़ी है कुमार मोहित की और चंद्रमोहन की। तो इन दोनों ने भैया स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड जीत लिया है ना, याद रखिएगा आप लोग। कुमार मोहित और चंद्रमोहन ने स्वर्ण पदक जीता है और इस इवेंट में भारतीय दल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए फ्री स्टाइल श्रेणी में कुल 6 मेडल जीते हैं। कुमार मोहित ने अपना स्वर्ण पदक में 65 किलोग्राम और चंद्रमोहन ने 79 किलोग्राम में फाइनल में किसको भैया? ये कजाकिस्तान के पहलवान थे येर खान आबिल को हराया था और मोहित ने किसको हराया था? किर्गिस्तान के पहलवान आस्को नवाई को हराया था। तो ये दोनों के नाम याद रखना, एक तो कुमार मोहित हैं और दूसरे कौन है? चंद्र मोहन। आ गया जो
इस एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी किसने की थी? वियतनाम। और वियतनाम का एक शहर है दानांग, वहां पर ये किया गया था। तो शहर का नाम भी आपसे पूछ लेगा और देश का नाम भी आपसे पूछ लेगा। तो देश की बात करेंगे तो वियतनाम, और इसकी राजधानी क्या है वियतनाम की? आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि वियतनाम की राजधानी कहां पर है। आगे देखिए, 26 मई को संपन्न हुई क्वाड। देखिए क्वाड जो है आपका, ये 4 देशों का समूह है। आगे बताऊंगा मैं देश कौन कौन से हैं। तो क्वाड, इसमें क्वाड हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन इसमें ये टाइपिंग में ऐसे आता है क्वाड, क्वाड। तो 26 मई को संपन्न हुई क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण शिखर बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इस तरह की बैठक कहां पर होती है? दिल्ली में ही होती है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? दिल्ली। तो क्वाड, तो कोड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग मुक्त रूप से भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का एक प्रभावशाली रणनीति समूह है। तो देखिए भारत है इसमें, अमेरिका है, जापान है और कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। तो 4 देशों का समूह है क्वाड। अब इसकी जो बैठक कहां पर हुई है? नई दिल्ली में हुई है। इस उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय वार्ता की अध्यक्षता किसने की है? तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में हुई वार्ता क्वाड की जो दिल्ली में संपन्न हुई, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? कभी प्रधानमंत्री लगा दो आप लोग या राष्ट्रपति जी लगा दो, तो इसका जो आंसर होगा विदेश मंत्री जयशंकर। और इस सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया की पेनी बोंग, जापान के तोशित्सु मोतेंगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल थे। तो इनमें से किसी का भी नाम आपसे पूछ लेगा, ध्यान रखिएगा, खास करके अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ये तो याद ही रखने आप लोग। बैठक का मुख्य फोकस क्या था? हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और निर्बाध स्थिरता को हर हाल में कायम रखना। और क्वाड की रूपरेखा का सर्वप्रथम विचार 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने दुनिया के सामने रखा था। तो यानी कि अगर सवाल तुमसे पूछ ले कि क्वाड की जो आधारशिला रखी थी वो किसने रखी थी, तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने 2007 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हालिया वित्तीय आंकड़ों के अनुसार भारतीय शेयर बाजार को पछाड़कर कौन सा देश अब विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? तो भैया कौन सा देश है जिसने भारत को पछाड़ दिया शेयर मार्केट में? तो वो देश है ताइवान। कौन सा देश है? ताइवान। तो ताइवान ने ये काम किया है। तो ताइवान ने भारत को पीछे छोड़ते हुए 5वां स्थान प्राप्त किया है। वर्तमान में ताइवान का कुल मार्केट कैप बढ़कर 4.95 हो गया है, जबकि भारत का कितना है? 4.92 ट्रिलियन डॉलर पर है। ताइवानी शेयर बाजार में आई इस ऐतिहासिक तेजी का कारण क्या है? सेमीकंडक्टर और एआई चिप्स। और जानते हो आप लोग कि सेमीकंडक्टर और एआई चिप की डिमांड कितनी ज्यादा है? तो यही कारण है कि भैया शेयर मार्केट इनका ऊपर पहुंच गया। चलो, दिग्गज चिप निर्माता कंपनी टीएसएमसी यानी कि ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने इस वृद्धि में अहम भूमिका निभाई है। इस साल टीएसएमसी कंपनी के शेयरों में लगभग 49% की वृद्धि यानी कि रिकॉर्ड दर्ज की गई है। और भारतीय शेयर बाजार वैश्विक रैंकिंग में खिसककर कहाँ? छठे पायदान पर पहुंच गए हम लोग। तो हमसे आगे ताइवान पहुंच चुका है, और किसकी वजह से? सेमीकंडक्टर और एआई चिप की वजह से। चलो आगे। व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाई देने के लिए भारत ने किस राष्ट्र के साथ में केपा 2030 नामक व्यापक आर्थिक साझेदारी लक्ष्य निर्धारित की है? तो वो है कनाडा। तो कनाडा के साथ में साझेदारी हुई है, याद रखिएगा आप लोग। तो देश की बात करें तो भारत ने कनाडा के साथ सेपा 2030 नामक अहम समझौता किया है। यह निर्णय ओटावा में, ओटावा कहाँ पड़ता है? कनाडा में। भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और कनाडाई नेता मार्क कार्नी के बीच में ये बैठक हुई थी। और मुख्य उद्देश्य क्या है कि 2030 तक आपसी व्यापार को 50 बिलियन डॉलर तक लेकर जाना, लगभग 4 लाख करोड़ रुपए। अगर भारत की मुद्रा की बात करें तो 4 लाख करोड़ रुपए तक आपस के व्यापार को इनको लेकर जाना है। किस किस के? भारत और कनाडा के बीच में। दोनों देशों ने मिलकर कृषि पर बात की है, स्वच्छ ऊर्जा पर बात की है, और आपकी उच्च शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर्स में अपना निवेश और सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। यह ऐतिहासिक समझौता भारत की महत्वाकांक्षी कूटनीति एक्ट वेस्ट नीति का एक अभिन्न हिस्सा माना जा रहा है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखें। चिकित्सा के क्षेत्र में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व आपातकालीन चिकित्सा दिवस कब मनाते हैं? याद रखना आप लोग कि विश्व आपातकालीन चिकित्सा दिवस कब मनाते हैं। आजकल एग्जाम में इतने टफ डेज पूछे जाते हैं जो हम नहीं पढ़े होते, तो इसलिए जो पुराने वो तो हमें याद रहते हैं, जो नए होते हैं उन्हें याद रखना आप लोग।
तो वो है आपका 27 मई। तो कब मनाते हैं? 27 मई को। चलो, इसकी थीम क्या रहेगी? आपातकालीन चिकित्सा टीमों के लिए सुरक्षा स्थान। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? संकट की स्थिति में लोगों की जान बचाने वाले मेडिकल स्टाफ के निस्वार्थ योगदान की सराहना करना है। और यह दिन अस्पताल के आपातकालीन वार्डों में सुरक्षा और संसाधन बढ़ाने की मांग को भी एक मजबूत मंच प्रदान करता है। तो याद रखना आप लोग, आपातकालीन कब मनाते हैं? 27 मई को। ये क्वेश्चन देखिए आपका इंपॉर्टेंट है और आगामी किसी परीक्षा में देखने को भी मिलेगा। सवाल क्या है कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक को पारित करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला और देश का कुल तीसरा राज्य हाल ही में कौन बन गया है? यानी कि अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर का पहला राज्य होगा और कुल मिलाकर भारत का ये तीसरा राज्य कौन सा है? तो ये हो चुका है असम। तो देखिए ये सब पूर्वोत्तर राज्य हैं, लेकिन आंसर क्या होगा इसमें आपका? असम। तो असम इसका आंसर रहने वाला है। क्या पूर्वोत्तर राज्य असम विधानसभा ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। उत्तराखंड और गुजरात, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का याद रखना। सबसे पहले उत्तराखंड, उसके बाद गुजरात और अब हो चुका है असम पूर्वोत्तर राज्यों में। के बाद ऐसा कानून लाने वाला असम देश का तीसरा राज्य बन चुका है। और इस नए कानून के लागू होने के साथ राज्य की सीमा के भीतर रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक विवाह अनिवार्य हो गया है। पारिवारिक मामलों में पारदर्शिता लाने के लिए विवाह और तलाक का पंजीकरण अब 60 दिन के भीतर करना आवश्यक होगा। यानी कि अगर आपने शादी की है इन राज्यों में तो 60 दिन के अंदर आपको पंजीकरण कराना जरूरी होगा, चाहे शादी की बात हो चाहे तलाक की बात हो। उसके अलावा देखिए, लिव इन रिलेशन में जो लोग रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को भी सुरक्षा देते हुए 1 महीने के भीतर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। हालांकि सांस्कृतिक विशिष्टता को बनाए रखने हेतु असम के मूल आदिवासी यानी जनजातीय समुदायों को इस कानून से छूट प्रदान की गई है। यानी कि जो वहां पर एसटी वगैरह के लोग हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया गया, उनको छूट दी गई है इन चीजों के लिए। आगे देखते हैं, आगामी वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 के लिए आधिकारिक शुभंकर और जर्सी का अनावरण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था मनसुख मांडविया के द्वारा। किनके द्वारा? तो केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख मांडविया के द्वारा किया गया। शुभंकर का नाम इंपॉर्टेंट है तो वीर, और ये पहली बार भी हुआ तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है आपका। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 4 जून से लेकर 8 जून 2026 में कहां पर हुई है? गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित की गई है। तो क्वेश्चन आपका बन सकता है, एक तो शुभंकर पूछ लेगा, वीर हो गया, कहां पर हुई है? तो अहमदाबाद गुजरात में, और कब से कब तक? 4 जून से लेकर आपका 8 जून तक। उसके अलावा चैंपियनशिप में दुनिया भर के लगभग 75 देशों से आए 500 से ज्यादा एथलेटिक अपनी शारीरिक और मानसिक प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। खिलाड़ियों के बीच यह रोचक प्रतियोगिता कुल 12 अलग अलग प्रतिस्पर्धाएं श्रेणियों में संपन्न कराई जाएंगी। आगे देखिए, अगला सवाल है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने हेतु केंद्र सरकार ने हाल ही में कौन सी नई योजना शुरू की है? तो वो की गई है सार्थक पीडीएस। कौन सी? सार्थक पीडीएस। अगर हम बात करें नई योजना का नाम तो ये हो गया। उसके अलावा देखिए, केंद्रीय बजट में इस परियोजना के लिए 25,530 करोड़ के भारी भरकम फंड की मंजूरी मिली है। और यह योजना वास्तव में 2 पुरानी योजना कौन कौन सी? स्मार्ट पीडीएस और खाद्यान्न ढुलाई में डीलर मार्जिन सहायता, तो इन दोनों योजनाओं को मिलाकर बनाई गई है का एक मिला है। इस योजना की अवधि अगले 5 वर्ष यानी कि 2031 तक के लिए तय की गई है। तो जितने भी एग्जाम होते हैं तो वहां ये पूछ लेगा कि किन 2 स्कीम से मिलकर ये योजना बनाई गई है। तो दोनों याद रखना, स्मार्ट पीडीएस और खाद्यान्न ढुलाई में डीलर मार्जिन सहायता, इन दोनों को मिलाकर ये बनाई गई है सार्थक पीडीएस। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से परीक्षित जोरावर इनमें से क्या है? देखिए जोरावर क्या है? तो जोरावर क्या है भाई? जोरावर क्या है? एक स्वदेशी लाइट टैंक है। क्या है? एक स्वदेशी लाइट टैंक है। जोरावर एक स्वदेशी लाइट टैंक है। इसकी मारक क्षमता और गतिशीलता को बढ़ाने के लिए इसका वजन 25 टन से भी कम रखा गया है ताकि यह संकरे रास्तों में आसानी से गुजर सके। यानी कि जो छोटे छोटे रास्ते होते हैं उनमें से भी ये निकल जाए। वजन काफी हल्का होने के कारण इसे भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लो मास्टर जैसे विमानों द्वारा आसानी से एयरलिफ्ट किया जा सकता है। और फायर पावर के दृष्टिकोण से इसमें 105 mm की मुख्य तोप लगी है जो अचूक निशाना भेदने में सक्षम है। तो ये साथियों आज का अंतिम क्वेश्चन है। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो या क्लास अच्छी लग रही हो तो सभी साथी वीडियो को लाइक करते रहना और शेयर करते रहना।
तो ये हमारी क्लास का आज अंतिम सवाल है, यानी कि टॉप 20 सवाल हमने आज लिए क्लास में। ऐसे ही पर डे 20 से 25 क्वेश्चन हम क्लास में लिया करेंगे। तो सभी साथी बस 8 बजे आ जाया करें करंट अफेयर पढ़ने। और मैं हमेशा चुनिंदा क्वेश्चन पढ़ाता हूँ जिनकी संभावना ज़्यादा होती है एग्जाम में। देखिए करने को तो आप कितना सारा जीएस है, करंट अफेयर का बहुत चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं आपको सीमित पढ़ना है और अच्छा पढ़ना है बस। भारतीय संसद में राज्यसभा की महत्वपूर्ण याचिका समिति के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इनको राघव चड्ढा जी। तो भाई साहब इनका नाम तो जानते हैं आप लोग, राघव चड्ढा, ठीक है। पहले किसी दूसरी पार्टी में थे, अब ये बीजेपी में आ गए हैं, और जब से बीजेपी में आए हैं तब से इनका बोलना चलना सब बंद हो चुका है। पहले आवाज उठाते रहते थे मुद्दों पर, लेकिन अब इनके मुद्दे खत्म हो गए तो बीजेपी वाले। चलिए, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को याचिका समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा समिति का यह पुनर्गठन 20 मई 2026 को प्रभावी हो चुका है। और बात करें इस महत्वपूर्ण नियुक्ति का निर्णय राज्यसभा के वर्तमान सभापति पीसी राधाकृष्णन जो उपराष्ट्रपति हैं वो। संसदीय नियमों और संरचना के अनुसार इस विशेष याचिका समिति में कुल 10 नामित सदस्य शामिल किए गए हैं। उसके अलावा देखिए, कार्य प्रणाली के आधार पर देखा जाए तो यह समिति संसद की एक स्थायी समिति की प्रकृति की होती है। इसका मुख्य दायित्व है आम जनता द्वारा दायर याचिकाओं की गहराई से जांच करना और जनहित के मुद्दों पर उचित कार्यवाही का प्रस्ताव देना होता है। तो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो राघव चड्ढा जी इसके अध्यक्ष बना दिए गए हैं साथियों। तो ये रही हमारी आज की क्लास नंबर 4। तो जिन साथियों ने अभी तक बाकी क्लासें नहीं देखी हैं, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। तो सभी साथी हमारे सारे क्लासें लें। उसके अलावा हर दिन सुबह 8 बजे आप लोग रेडी रहना करंट अफेयर के लिए, और ये सब हमारी जो वीडियो है आपको डेली मिलेंगी। उसके अलावा अगर मैथमेटिक्स और डीआई आप पढ़ने वाले हो तो 10 बजे हमारी क्लास शुरू होगी, आप मैथमेटिक्स और डीआई पढ़ लेंगे। उसमें मैंने प्रायिकता शुरू किया है, यानी प्रोबेबिलिटी, उसको लेकर कुछ बच्चे परेशान थे, तो पहले एक क्लास में पढ़ा चुका हूँ सिक्कों वाली, दूसरी क्लास हमारी आने वाली है आज डाइस वाली। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं डाइस वाली क्लास प्रायिकता की, तो ठीक 10 बजे आपको वो क्लास हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो साथियों कैसे लगी क्लास आप बताना, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अगर कोई भी सुझाव अगर देना चाहो तो आप मुझे बता सकते हो। उसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, अपने बाकी मित्रों में शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ कहाँ मिलेगी इसको आपकी? तो पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम, अभी देखो चल नहीं रहा है, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप कोई भी क्वेरी आपकी हो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा एप्लीकेशन है रोहित स्टडी पॉइंट, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ही सारी पीडीएफ आपको मिलेंगी जो मैं जितना भी मैं पढ़ाऊंगा, चाहे करंट अफेयर पढ़ाऊं चाहे मैथमेटिक्स पढ़ाऊं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर, ध्यान रखिए और मेहनत से पढ़ाई में करते रहिए। बहुत सारी परीक्षाएं इस बार आपको देनी है, तो बस लगे रहिए, जल्दी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं, बाय।